हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी 7th क्लास जिसमें हम कर रहे हैं सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर समानता। इस चैप्टर का जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है भारतीय लोकतंत्र में समानता। पीछे हमने एक कहानी थी जो कांता नाम की औरत के बारे में, उसके थ्रू हमने पढ़ा कि किस तरह से हमारे देश में दोनों चीज़ें विद्यमान थी, समानता भी और असमानता भी। फिर उस चीज़ को हमने अच्छे से समझने के लिए दो उदाहरण भी लिए कि हमारे आसपास असमानता कैसे विद्यमान है। फिर हमने मानवीय गरिमा को पढ़ा कि मानवीय गरिमा का मतलब क्या है। जब किसी चीज़ से या किसी के साथ जब भेदभाव किया जाता है, समानता नहीं दिखाई जाती, तब जिसके साथ समानता नहीं दिखाई जाती उसके मन को ठेस पहुंचती है। ठीक है, और वो उस ठेस से बचने के लिए कभी भी मतलब अपने सम्मान का समझौता नहीं करता। आज का टॉपिक है भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान। संविधान जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, नीचे चैप्टर के लास्ट में हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में वहाँ से फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ कि संविधान क्या है बेटा। संविधान एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, एक ऐसा दस्तावेज जो एक देश को किस ढंग से चलाना है उससे संबंधित सभी नियम कानून, तौर तरीके, चुनाव के तरीके, सब जो नियम कानून लगभग सारे उसके अंदर मेंशन किए जाते हैं और उसी के हिसाब से देश चलता है। तो ये संविधान है। ठीक है, अब संविधान में सभी लोगों के बारे में क्या अधिकार हैं, क्या उनके काम हैं, सब कुछ दिया गया है। तो वहीं से ये बात कहता है भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। मतलब इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों। ठीक है, मतलब शैक्षणिक का मतलब क्या है यहाँ, शैक्षिक का मतलब है कि वो चाहे 5th क्लास तक पढ़ा हो, चाहे 6 तक पढ़ा हो, चाहे बिल्कुल भी ना पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं। आर्थिक पृष्ठभूमि का मतलब है कि उसके पास चाहे कितना ही पैसा हो, चाहे कम पैसा हो, चाहे बिल्कुल गरीब हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आता है ऊपर और वर्ड था धर्म। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब व्यक्ति हमारे संविधान के अनुसार क्या है, समान है। वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म होगी। अब भी भाई देखो, संविधान में तो हो गया मेंशन कि भाई हम सब लोग बराबर हैं, हमें हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते कि हम समान नहीं हैं। अब देखिए आगे, यह खत्म नहीं हुई है, मतलब असमानता आज भी हमारे देश में विद्यमान है, खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है तो हम आवाज़ उठा सकते हैं कि हमारे संविधान में समानता दी गई है। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उसके उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। आज आपको लगता है कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है तो हम पुलिस में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। मतलब हमारा संविधान हमें सुरक्षा देता है कि हमारे साथ अगर भेदभाव हो गया ना तो हम उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। लेकिन पहले संविधान से पहले ऐसा नहीं था, चाहे किसी के साथ कैसा ही असमानता की गई हो, कोई वो नहीं मानी जाती थी। आगे ऊपर एक चित्र है, देखिए ये। अब ये क्या है, ये हमारा जो संसद है, संसद भवन है, एक तरह से पार्लियामेंट, वो उसका चित्र है ये। अब यहाँ क्या कहता है कि संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। अब देखो, संसद भवन में कौन बैठते हैं, नेता लोग, और नेता लोगों को चुनता कौन है, हम लोग। तो इसका मतलब जो संसद है, संसद में बैठने वाले लोग कौन हैं, वो लोग हैं जिन्हें हमने चुना है। ठीक है, हमारी पसंद के लोग हैं वो। तो ये लोकतंत्र का आधार स्तंभ माना गया है। ठीक है, देखो पूरा का पूरा लोकतंत्र मतलब संभाला हुआ इन लोगों ने। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यही है कि हम सारे देश के वासी मिलकर ही हमारे देश की संसद को चलाते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, भूखमरी समाप्त करना। ये अभी शायद इससे रिलेटेड अभी टॉपिक नहीं हुआ हमारा, इसीलिए ये बाद में समझ में आएगा टॉपिक। आगे, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है
उनमें से कुछ निम्नलिखित है। अब देखो, समानता को स्थापित करने के लिए क्या किया गया है, कुछ प्रावधान मतलब कुछ कानून बनाए गए हैं। किसमें? संविधान में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो कैसे, पहला अंडरलाइन कर लीजिए, प्रथम प्रथम अंडरलाइन कर लेंगे, उसके बाद आगे देखिए, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। ये हो गया पहला। तो पहला, संविधान समानता के लिए क्वेश्चन क्या बनता है, देखो क्वेश्चन भी बनेगा यहाँ से, समानता के लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान है। तो समानता के लिए संविधान में जो प्रावधान है, पहला कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, मतलब अपनी लैंग्वेज में याद करो। आपने समझा कि कानून की दृष्टि में सब लोग समान है, तो हम क्या लिखेंगे, कानून में हर व्यक्ति समान है, चाहे वो किसी धर्म, लिंग, जाति का हो। बस इतना सा लिखने के बाद हो सकता है आगे। बाकी यहाँ थोड़ा सा अलग, इसमें डिटेल इसकी थोड़ी सी अलग दे रखी है, इसमें जाति का जिक्र नहीं किया गया। इसमें कहा गया कि कोई भी काम हो उन सब में समान माना जाएगा। आगे दूसरा अंडरलाइन कर दीजिए, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अंडरलाइन करेंगे दूसरा। और उसके बाद क्या ध्यान रखना है कि किसी के साथ धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान या स्त्री, पुरुष या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। देखो पहला पॉइंट तो क्या दर्शाता है, पहला पॉइंट दर्शाता है कि सभी व्यक्ति समान है, सभी व्यक्ति समान है। दूसरा पॉइंट दर्शाता है कि तुम लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे मान लो किसी का जन्म बरवाला में होगा, तो अब ये थोड़ा है भी कि वो दिल्ली चला गया तो उसके वहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी, नहीं तुम तो बरवाला से आए हो, बरवाला वालों को यहाँ नौकरी नहीं मिलती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे समझ में, तुम लेडीज़ हो इसलिए तुम्हें ये काम नहीं करने दिया जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। आगे अभी तीसरा बिंदु जो है वो देखिए, तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकान और बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्या कहता है कानून, तीसरा कानून कहता है कि हमें सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थान पे जाने का अधिकार है। सार्वजनिक क्या होता है, जहाँ पर सभी लोग आते जाते हैं, सार्वजनिक होता है ये। ठीक है, पब्लिक प्लेसेस जिनको कहा जाता है, जैसे पार्क हैं। अब ये थोड़ा है कि मोहल्ले में पार्क बना हुआ है, कुछ लोग वहाँ बैठ सकते हैं लेकिन कुछ लोगों को अधिकार नहीं है, तो ये तो असमानता होगी ना। तो उस पे जाने से बंदिश नहीं लगा सकती। होटल में जाने से कोई आपको नहीं रोक सकता, दुकान है सार्वजनिक, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। बाजार में जाने से कोई नहीं रोक सकता, बस स्टैंड पे खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता, खेल के मैदान में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो जहाँ पर पब्लिक प्लेस है वहाँ पर सभी लोगों को जाने का अधिकार है। ठीक है, तो 3 कानून पढ़े, फिर से रिपीट करता हूँ। पहला कानून क्या बोला, पहला कानून बोला कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। दूसरा कानून क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, किसके आधार पर, कानून, जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर, ठीक है, या लिंग के आधार पर। तीसरा कानून कहता है सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर जा सकता है, चाहे वह कोई भी स्थान हो। जैसे पहले हमने पढ़ा ना, देखो हम आपने हिस्ट्री वगैरह में या थोड़ा बहुत आपने इधर उधर से सोसाइटी से सुना हो कि क्या होता था पहले, बहुत सारे लोगों को कुएं से पानी नहीं भरने देते थे गांव में। ठीक है, सड़कों पे नहीं चलने दिया जाता था, जो कच्चा रास्ता होता था ना उन पे चलने के लिए बोला जाता कि तुम ऊंची नीची जाति का फर्क करते थे ना, इस वजह से कि तुम तो भाई हमसे छोटे हो इसलिए तुम कच्चे रास्ते पे चलोगे, सड़कें तो हम बड़े लोगों के लिए बनी है। इतना गंदा व्यवहार होता था लोगों के साथ। ठीक है, नहाने के लिए जो तालाब में हम नहाते हैं उस पे उन लोगों को नहाने नहीं दिया जाता था जिनको वो नीचा समझते थे। तो बहुत ज़्यादा शोषण था उस समय। तो अब
अब क्या है, उस समय कोई आवाज़ उठाता था तो आवाज़ उठा ही नहीं सकता था, मेन बात। उठाता तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती थी, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं देता था, और ना ही उसकी रक्षा के लिए कोई कानून था। अब कानून है, चौथा कानून, अस्पृश्य अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। उन्मूलन के नीचे लिख दो आप खात्मा, खात्मा, ठीक है, या फिर एक तरह से इसको आप लिख दो यहाँ पर बैन कर देना, या बंद कर दिया, बंद लिख दो यहाँ पे, बंद, ठीक है, वो सबसे उचित रहेगा। अब अस्पृश्यता क्या थी कि पुराने समय में क्या होता था, लोगों के मन में एक गलत विचारधारा थी, वो ऊंची जाति नीची जाति वाली विचारधारा। अब उसकी वजह से समाज के कुछ लोगों को, ये ऊंची जाति का समझने वाले लोग क्या करते थे, ये मानते थे कि भाई जो ये लोग हैं ना, अगर इन्होंने हमारी किसी चीज़ को छू लिया, या हमारे कपड़ों को छू लिया, या हमें छू दिया, तो हम भी अपवित्र हो जाएंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा, मतलब देखो, है तो वो भी मनुष्य और हम भी मनुष्य, भाई हम सब एक हैं, लेकिन इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार कि किसी के टच करने से ही अपवित्र हो जाओगे। सोच के देखो, जिस व्यक्ति के साथ ये बनती होगी, जिसके साथ ये भेदभाव हुआ होगा, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। ठीक है, तो आज क्या है, आज उस छुआछूत भी बोलते हैं इस अस्पृश्यता को, छुआछूत को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अस्पृश्यता को खत्म कर दिया गया है। तो ये थे बेटा चार क्या कानून, याद करने अच्छे से, मैंने बिल्कुल अच्छे से समझा दिया आपको ये पैराग्राफ। आगे, शा, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया है। अब जो शासन करने वाली सरकार है, उसने क्या किया, संविधान के जो कानून है जितने भी समानता से संबंधित, उनको दो भागों में बांटकर कर दिया। पहला पहला कानून के द्वारा, दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो सरकार ने क्या किया, सरकार ने दो तरह से समानता को लागू कर दिया। एक तो भाई सीधा कानून बना दिया कि भाई ये कानून है, भेदभाव नहीं होना चाहिए, अगर भेदभाव होगा तो तुम्हें सजा मिलेगी। दूसरा समानता के लिए क्या कर दिया, अब जो इतने सालों से समाज में, या अभी भी जो समाज में क्या है, सुविधाहीन है, सुविधा देखो, सुविधा युक्त का मतलब होता है जिसके जिसके पास सारी सुविधा होती है, अच्छा घर है, अच्छा बार है, अच्छा घर बार मिला हुआ है, अच्छी गाड़ी या स्कूटर जो भी है, ठीक है, अच्छा खाना मिलता है। सुविधाहीन का मतलब जिसके पास सुविधाएं नहीं है, जिसको एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, घर तो है ही नहीं। तो ऐसे जो समाज में लोग हैं, उनको सरकार ने अब समाज में बराबर लाने के लिए क्या कर दिया, उनको कुछ सुविधाएं दे दी, उनके लिए नई नई योजनाएं बनाते हैं, ताकि भाई इन योजनाओं का ये लोग फायदा उठाकर ऊपर उठे, समाज में बराबर का ओहदा मिल जाए इनको भी। ठीक है, खुद को ये ना महसूस करे भाई मैं तो गरीब हूँ। और उनके लिए ऑफर सरकार क्या बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है, योजनाएं बनाती है। आगे, भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों से असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। क्योंकि भाई देखो, समाज में आज भी जिनके साथ बुरा व्यवहार होता था वो पिछड़े हुए क्यों हैं, क्योंकि उनको अवसर नहीं मिले, कभी भी उनको कभी स्कूल नहीं जाने दिया गया, और कभी भी उनको समाज में मतलब जोड़ के नहीं रखा गया, दूर दूर एक किनारे पर छोड़ दिया, दूर कर दिया, दूरी बना कर रखी। अब सरकार ने इन चीज़ों को ख़त्म करके उनको अवसर देने शुरू किए हैं, इसलिए उनके लिए कुछ स्पेशल तरह के क्या बनाए जाते हैं, कार्यक्रम बनाए जाते हैं, योजनाएं बनाए जाती हैं। ऐसा ही इसमें अब आगे बढ़ते हैं। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। अंडरलाइन कर लीजिए, मध्याह्न भोजन। अब ये मध्याह्न भोजन क्या होता है, देखो मध्याह्न मतलब दोपहर का खाना। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं एक बार। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। डबल अंडरलाइन करना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में लागू की गई, और उसके बाद भी अंडरलाइन रखना, 2001 में सभी राज्य सरकारों, ये रहने दो, यहीं तक अंडरलाइन करो, सॉरी। सर्वप्रथम
तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। ठीक है, सिर्फ 2001 अंडरलाइन कर लेना। आगे उसके बाद में उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय क्या होता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने सभी राज्यों सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दे दिए कि भाई जितने भी स्कूल हैं सरकारी, जितने भी राज्य में, सभी इस चीज़ को लागू करो। ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। ठीक है, तमिलनाडु ही क्यों, हम सब करेंगे हमारे देश में। इसलिए अब इसका क्या मतलब है बेटा, देखो जो सरकारी स्कूल में बच्चे जाते हैं, ठीक है, देखो ये तो एक वैसे वो बना दिया है ऐसा कल्चर कि भाई अगर प्राइवेट स्कूल में जा रहा है तो बच्चा वो अमीर फैमिली का है और सरकारी में तो गरीब। आजकल देखो इस चीज़ को थोड़ा भेदभाव की वजह से लोग देखने लग गए हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले सभी लोग सरकारी में जाते थे, ठीक है, तो ऐसा नहीं आना चाहिए कि सरकारी में सिर्फ गरीब लोग ही पढ़ते हैं। नहीं, सरकारी में सभी पढ़ सकते हैं। वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो अब उन लोगों के वहाँ पर क्या स्कीम लगा दी कि सभी बच्चों को क्या कर दें, सभी बच्चों को खाना मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो थोड़ा सा इस ऐसे परिवार से आते थे जिनके घर पे सुबह क्या पता, मतलब उसके पापा कम कमाई करते हों, सुबह खाना ही बड़ी मुश्किल से बच्चे को मिलता हो, या दोपहर का खाना उसको नहीं दिया जाता था, अभी बेटा तेरा लंच बॉक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, कि हम आज हमारे आटा नहीं, ऐसे। तो उस चीज़ से बचाने के लिए एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि बच्चों के अंदर पौष्टिक खाना मिले और पोस्ट न्यूट्रिशन की कोई कमी ना हो, इसलिए भी ये योजना अच्छी रही, इसलिए भी ये योजना लागू करवाई ताकि बच्चों को भरपेट खाना मिले। और वो कैसा खाना, ये नहीं कि वहाँ पे बिल्कुल ख़राब खाना मिलेगा, नहीं, ऐसा खाना मिलेगा जिससे आपके अंदर आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेंगे अच्छा अच्छे। कभी वहाँ पर खीर बनाई जाती है, कभी हलवा और चने बनाए दिए जाते हैं बच्चों को, कभी खीर पूरी दी जाती है, कभी सोयाबीन जो बड़ी होती है उससे मतलब अच्छी सब्जियां वगैरह बनाकर, वेजिटेबल्स बना के बच्चों को दी जाती है, चपाती वगैरह दी जाती है। अलग अलग तरह का वहाँ खाना, हर रोज़ अलग अलग मेन्यू होता है, उसके हिसाब से खाना बनता है। तो ये सिस्टम होता है। आगे बढ़ते हैं अब वापस टॉपिक पे। इस कार्यक्रम में के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए, मतलब अच्छे रिजल्ट आए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल में जाना शुरू कर दिया। अब जो बच्चे डेली स्कूल नहीं जाते थे, इसकी वजह से अब बच्चों को देखो, छोटे बच्चे होते हैं भाई, खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, तो उनको खाने पीने की अगर कोई चीज़ मिलेगी तो वहाँ डेली जाएंगे। इस तरह से उनकी बढ़ोतरी हुई आगे। परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया, मतलब उनकी जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस में भी क्या आने लगा, अब सुधार आने लगा है, पहले ऐसा नहीं होता था। आगे, वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। मान लो उनके मम्मी पापा कहीं बाहर काम करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते थे, लेकिन पहले उनको बीच में आना पड़ता था। अब कि मेरा बेटा आएगा भाई, उसको गर्मा गर्म खाना बना के दूंगी, लेकिन अब वो टेंशन उसकी ख़त्म होगी, स्कूल में ही खाना मिल जाता है उस बच्चे को। आगे, इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जाति के बच्चों के साथ भोजन करते हैं। मतलब एक चीज़ हो रहा है, अब लोगों के मन में अभी भी, बच्चों के मन में अभी भी क्या बात पेरेंट्स या आस पड़ोस से भर जाती है कि ये ऊंची जाति, ये उस जाति का, उस जाति का। तो इस चीज़ को भी ख़त्म करना था। तो इसलिए क्या किया जाता है, सभी बच्चे एक लाइन बनाकर बैठकर अच्छे से खाना खाते हैं, तो वहाँ कोई भेदभाव होगा ही नहीं। ठीक है, अब क्लासरूम में हम टिफ़िन लेके आते हैं, टिफ़िन में क्या मामला है, टिफ़िन में तो भाई सब अपना अपना खा रहे हैं, ठीक है, शेयरिंग अलाउड नहीं होती, तो उसकी वजह से हम नहीं शेयरिंग नहीं करेंगे, तो हमारे बीच में मन मुटाव है, जो दूरियां हैं वो ख़त्म नहीं हो पाएंगे आसानी से। लेकिन जब हम साथ बैठ के खाना खाते हैं तो उससे क्या होगा, हम उससे हमारे अंदर समानता का भाव और बढ़ेगा। ठीक है, आगे ऐसा ही इसमें होता है, सभी बच्चे आराम से बैठ के एक साथ खाना खाते हैं। कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है ताकि कोई भेदभाव ही न रहे। आगे, मध्याह्न भोजन के कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते थे, इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। अब जो बच्चा सुबह खाली पेट स्कूल आ गया भाई, उसके पेट में तो गुटर 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 हो रही है, उसका पेट तो मांग रहा है चपाती, और आगे सर या मैम उसको सिखा रहे हैं क्या, इवन एंड ओड नंबर, यानी कि सम संख्या विषम संख्या, उसके पेट में सम विषम चलने लग रहा है, तो उसको बोर्ड वाला सम विषम कहाँ से समझ में आएगा, नहीं आएगा ना। तो इससे भी क्या हुआ, इसमें भी सुधार आया। अब बच्चे
खाना खा लेते हैं, दोपहर को उनको खाना मिलता है। तो इस क्योंकि देखो सुबह सुबह तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, कुछ घंटे पढ़ सकता है, फिर उसके बाद रिसेस हो जाती है तो खाना मिल जाएगा। तो इससे उसको रिलैक्स रहेगा, उसका ध्यान किस पे रहेगा, टॉपिक पे रहेगा, पढ़ाई पे रहेगा। ठीक है, आगे। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। देखो बहुत सारी योजनाएं चल रही है, लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ करना है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। हम बहुत बार न्यूज़ में सुनते हैं, बहुत सारे एरिया या बहुत सारी जगह ऐसी है बेटा जहाँ पर लोगों की सोच आज भी नहीं सुधरी है। इस वजह से ऐसे ऐसी घटनाएं हमें न्यूज़ में सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है कि वहाँ पर वो दलित बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, ऐसा व्यवहार किया गया। तो ये गलत है, ठीक है, अभी भी ऐसा है। आगे, इन बच्चों को ऐसी समान स्थितियों में ढकेला जाता है, असमान ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। दृष्टिकोण क्या है बेटा, नजरिया। ठीक है, हम अभी भी हमारे नजरिए में, हमारी सोच में अभी परिवर्तन नहीं हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है। जिन्होंने परिवर्तन अच्छा कर लिया है वो तो समाज को समान मानते हैं, जिनका परिवर्तन अभी नहीं हुआ वही रूढ़िवादी सोच है। रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है बेटा, पुरानी परंपराओं पे ही जीना, ठीक है, जो है उन्हीं के ऊपर। आज जरूरत है एक नई सोच के साथ जीने की, लेकिन जो लोग पुरानी सोच के साथ जी रहे हैं वो रूढ़िवाद है। ठीक है, आगे रीड करते हैं। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है, मतलब कोई भी व्यक्ति कम नहीं है भाई, सब बराबर है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है, सभी को सम्मान का वो है, अधिकार है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है। सतत मतलब लगातार चलने वाला संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना होगा। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। अब अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे, ये तो हमारे लोकतंत्र की बात हो रही थी, अब हम थोड़ा सा बाहर की तरफ देखते हैं। देखिए, यदि शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। मतलब ये अकेला हमारा देश ऐसा नहीं है जहां भेदभाव है, नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां पर ऐसा होता था। अब यही हम पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब जिसको यूएसए अमेरिका कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसकी बात कर रहे हैं। उसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोग हैं, लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी जीवन के मुख्य रूप से असमान बताते हैं। मतलब क्या है, क्या था, अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग अफ्रीका से, पहले की, बहुत पहले की बात है, सैकड़ों साल पहले क्या किया गया, अफ्रीका में गरीबी सी थी, ठीक है, उन लोगों को काम करवाने के लिए गुलाम बनाकर कहाँ ले आए, अमेरिका में ले आए। अब वो अमेरिका में गुलामी का जीवन जी रहे थे, उसके बाद उनको उनको उनके साथ मतलब क्या होने लगा, भेदभाव। धीरे धीरे वो वहीं बस गए, उनको वापस अपने देश जाने का मौका नहीं मिला, वहाँ रहने लगे, वहाँ उनकी फैमिली क्रिएट हो गई। अब उनके मतलब आगे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने लगी। तो इसका मतलब, लेकिन थे तो वो अफ्रीकी ही ना, अफ्रीकी मूल जो था उनका, जड़ जो थी अफ्रीकी थी। इस वजह से अफ्रीका के लोग थोड़े सांवले होते हैं, इस वजह से उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ठीक है, स्कूल के अंदर भी, बस के अंदर भी, हर जगह। आगे, जबकि 1950 के अंतिम अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। अब उनको समान अधिकार दिलाने के लिए 1950 में क्या हुआ, अफ्रीकी अमेरिकन को समानता दिलाने के लिए आंदोलन हुआ। अंडरलाइन कर लीजिए, 1950 में अफ्रीकी अमेरिकन को समान दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था, बस, इससे आगे। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस में यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या कोई भी गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। मतलब अगर अंग्रेज आदमी है, गोरा है, अगर
काला आदमी या सांवला आदमी या अफ्रीकन, सॉरी मेन तो अफ्रीकन आदमी सीट पे बैठा है और एक अंग्रेज आया, उसने देखा भाई मुझे तो सीट पे बैठना, वो उसको उठा सकता था। हम ऐसा नहीं कर सकते, कोई बैठा तो हम उसको उठा नहीं सकते। हाँ थोड़ा सा कह सकते भाई हमारे घुटनों में दर्द है भैया, ऐसा वो एक अलग बात होती है, लेकिन उसने तो उसको उठा देते थे वो। ठीक है, पूरा बुरा व्यवहार था। और वो सारे बस में पीछे खड़े होने पड़ता था उनको। आगे रोजा पार्क्स, अंडरलाइन कर लीजिए, 1913-2005 ये इनका जीवन काल है। आगे रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्हें अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। मतलब बस में बैठी थी बेचारी, पूरा दिन काम करके आई थी कहीं से, और शाम को बस में बैठी घर जाने के लिए, एक गोरे ने सीट मांगी, उसने मना कर दिया, गोरे को सीट देने से मना कर दिया। बड़ा अचंभा हुआ। आगे उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट मूवमेंट कहलाया। अंडरलाइन कर लीजिए, नागरिक अधिकार आंदोलन। तो ये कैसा आंदोलन था? ये अफ्रीकी अमेरिकन लोगों को समान अधिकार दिलाने के लिए अमेरिका में चलाया गया आंदोलन था। ठीक है, और ये किसके? रोजा पार्क्स के द्वारा, अगर देखा जाए तो रोजा पार्क्स के द्वारा ही चलाया गया। आगे 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया, और 1964 में जाकर इनको सफलता मिली। वहां पर नागरिक अधिनियम बने और उसके तहत सभी भेदभाव को खत्म कर दिया गया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूल के दरवाजे खोले जाएंगे, कि ये नहीं कि तुम अमेरिका के जो गोरे लोग बच्चे पढ़ते हैं वहां पर या अफ्रीका के बच्चे नहीं पढ़ सकते। पहले ऐसा होता था लेकिन अब बंद कर दिया। ठीक है, सबके लिए एक स्कूल है, उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे स्कूलों में प्रवेश लेने के ही सामर्थ्य होते हैं कि जहाँ कम सुविधा है, क्योंकि गरीबी है भाई, अब गरीबी वाली दिक्कत रहेगी वहाँ पे। और आगे और कम योग्यता वाले शिक्षक, मतलब वहाँ पर फिर टीचर भी इतने ज़्यादा हाई फाई नहीं होते, कम योग्यता होती है, उनकी नॉलेज ठीक ठीक होती है। जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में, मतलब प्राइवेट स्कूलों में या उन क्षेत्रों में हो जाते हैं, रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्तर स्कूलों जैसा ही ऊंचा है, मतलब प्राइवेट के समान है। तो ये था बेटा सारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश। यहाँ पर भारत का संविधान जो है उसके अनुच्छेद में, मतलब आर्टिकल 15 है, उसका कुछ पार्ट दिया गया है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, कि किस तरह से ये सारे जो सेंटेंस है बेटा आप खुद रीड करोगे। अब ये मैं समझा देता हूँ। हमारा जो संविधान है उसके अंदर जितने भी कानून बने गए हैं उनके वो आर्टिकल के तहत दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक आर्टिकल 15 है, पीछे से एक मूवी भी आई थी आर्टिकल 15। ठीक है, उसमें दिखाया गया था कैसे भेदभाव किया जाता है समाज के अंदर। उसी भेदभाव को इसीलिए, और हमारे भेदभाव को खत्म करने का अधिकार हमें संविधान में कौन सा आर्टिकल देता है? 15। ठीक है, तो ये सारे आप पढ़ लोगे क्योंकि ये सारी चीज़ें ऊपर एक्सप्लेन हो गई है। उसके बाद आता है एक छोटा सा टॉपिक बस, लोकतंत्र की चुनौतियां। अब लोकतंत्र के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। मतलब कोई भी देश बेटा जो है वो पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता, कमियां सभी में है। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। मतलब जो समानता का शब्द है ना, वो हमारे दैनिक जीवन में है तो लोकतांत्रिक, लेकिन किस तरह से उसमें प्रभाव डालता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों को समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रही हैं या नहीं। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर जो आज रीडिंग के अकॉर्डिंग सारा कंप्लीट हो चुका है। नागरिक अधिकार आंदोलन यहाँ भी दिया गया कि 1950 में संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों की असमानता को खत्म करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, या उनको समानता दिलाने के लिए चलाया गया था। पूरा चैप्टर अच्छे से हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।